नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री योगी ने राज्यपाल से जो मुलाकात की है, फिलहाल इसे एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। सीएम ने साधना पथ नामक एक पुस्तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेंट की है और उसकी तस्वीर जारी की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट की है। और ये तस्वीरें हैं इस मुलाकात की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और उनको एक पुस्तक भी भेंट की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई है। उज्ज्वला 2.0 का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस योजना के तहत 20 लाख महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन की सुविधा दी जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वास्थ्य की देखभाल प्राथमिकता होनी चाहिए। सभी जनप्रतिनिधियों ने इस दौरान अच्छा काम किया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। प्रधानमंत्री ने 2016 में उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी और उज्ज्वला योजना के पहले फेज में यानी उज्ज्वला योजना 1.0 में उत्तर प्रदेश में 1,47,00,000 परिवारों को ये गैस कनेक्शन दिए गए थे। इसमें सिलेंडर दिया जाता है, गैस का चूल्हा दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला सशक्तिकरण का इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। दूसरे चरण में 1 करोड़ परिवारों को कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। शासन की परियोजनाएं समय से पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पहले रसोई गैस कनेक्शन के लिए लोगों को भटकना पड़ता था, लंबी लंबी कतारें लगती थी, धुएं की वजह से लोगों की आंखें खराब होती थी। महिलाएं घर की चिंता करती हैं और हर परिवार में भोजन समय पर बने, ये हरेक की तमन्ना होती है, लेकिन कैसे बने इस बात की चिंताएं सभी बहनें करती हैं। अब सोचिए कि देश के अंदर 8 करोड़ ऐसे परिवार थे पहले चरण में जिनके पास अपना कोई रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था। वे लकड़ी पर, कोयले पर, गोबर के उपलों पर या किसी ऐसे अन्य साधन पर निर्भर होकर के अपनी रसोई की व्यवस्था संचालित करने के लिए मजबूर थीं, जो सुरक्षित भी नहीं था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने स्वस्थ ईंधन, बेहतर जीवन के माध्यम से इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया। याद करिए, 2014 के पहले रसोई गैस के कनेक्शन के लिए भटकना पड़ता था। पैसा देकर के कनेक्शन नहीं मिल पाता था। 25,000 30,000 रुपए खर्च करने के बाद तो कनेक्शन मिल पाता था, और अगर कनेक्शन ले लिया तो फिर रसोई गैस का भरोसा नहीं रहता था। लोगों को रात्रि में 12 बजे से लाइन लगानी पड़ती थी और सुबह 6 बजे तक जब नंबर आता था पता लगा सिलेंडर समाप्त। लोग थोड़ा विरोध करते थे तो लाठियां बरसती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने फ्री में कनेक्शन भी कर दिया, पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस भी उपलब्ध हो रही है और साथ साथ हर एक जरूरतमंद परिवार को यह सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सबसे पहला तो सरकार की इच्छा शक्ति, दूसरा जनप्रतिनिधियों का योगदान। उन्होंने पहल की, इसका लाभ देखते ही देखते हर एक परिवार को उपलब्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक सुरक्षित माहौल में हर व्यक्ति इस व्यवस्था का लाभ उठा सके, क्योंकि कुछ चीजें बहुत आवश्यक होती हैं इसमें कि चूल्हा और सिलेंडर के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, या चूल्हा कहां रहेगा और सिलेंडर कहां रहना चाहिए,
इस अंतर को महसूस करना या कहीं कोई लीकेजेज है तो उसमें क्या सावधानी बरतनी है, अगर इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो ये सुरक्षित ईंधन ही नहीं, सुरक्षित जीवन की दिशा में भी हर बहन को, हर माता को और हर परिवार को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी अन्यों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेंगे और रसोई गैस का कनेक्शन एक स्वस्थ जीवन और बेहतर जीवन के लिए बढ़ाए गए कदम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को इसमें रुचि लेने के लिए हृदय से। लखनऊ के आलमबाग नहरिया चौराहे से अवैध बसें संचालित हो रही हैं। अवैध बसों के संचालन से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है और यह नुकसान लाखों में है। नहरिया से ने एक सिंडिकेट अवैध बसों का संचालन करता है। ये डग्गा मार बसें होती हैं। इस सिंडिकेट में लोकल लेवल के दबंग हैं जो ऑटो टैक्सी वाले इसको इसमें शामिल किए हुए हैं। आलमबाग नहरिया पर अवैध बसों के संचालन को लेकर बाकायदा निजी ट्रैवल कंपनियां भी खोली गई हैं। अधिकांश ट्रैवल एजेंसियां रजिस्टर्ड नहीं हैं, बगैर किसी तरीके के रजिस्ट्रेशन किए चल रही हैं। यही ट्रैवल एजेंसियां प्राइवेट बसों का संचालन करती है। न्यूज़ वन इंडिया ने अवैध डग्गा मार बसों के खिलाफ अभियान चलाया और इस अभियान के बाद आरटीओ की तरफ से जरूर खाना पूर्ति करते हुए कुछ अभियान भी चलाया गया। और इस मामले पर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता नीलेश चौहान ने एआरटीओ अधिकारी से बातचीत की है। राजधानी में अवैध तरीके से चलने वाली बसों पर लगाम लगाने के लिए एआरटीओ प्रवर्तन खुद सड़कों पर उतरे हैं। हम सर से जानते हैं, सर लगातार आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले पॉलिटेक्निक में किया, आज आप आलमबाग नहरिया क्षेत्र में हैं, कुछ दूरी पर आगरा एक्सप्रेसवे है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? डग्गे मार वाहनों के खिलाफ या जो अनाधिकृत रूप से संचालित बसें हैं, खास तौर से लंबी दूरी की बसें, उनके विरुद्ध हमारी लगातार प्रवर्तन कार्रवाई जारी है और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। बहुत रूटों पर ये गाड़ियां वहां से हटी हैं और हमारा पूरा प्रयास यही रहेगा कि किसी भी तरह का कोई अनाधिकृत संचालन ना होने पाए। अनाधिकृत संचालन को ख़त्म करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और उसे ख़त्म करके रहेंगे। सर, एक हमारा सवाल है कि आलमबाग बस स्टैंड से कुछ दूरी पर आलमबाग नहरिया चौराहा है, वहाँ पर शाम होते ही तमाम बड़े लंबी दूरी की बसों का जमावड़ा लग जाता है। उनके खिलाफ कैसे अभियान चलेगा? उनके खिलाफ अभियान आज आपके समक्ष ही शुरू हुआ है और इसके पहले भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। वीवीआईपी एरिया है, बहुत सारे और अन्य काम होते हैं, लेकिन उनके साथ साथ हम अन्य प्रवर्तन के अन्य एजेंडे के साथ अनाधिकृत संचालन के विरुद्ध भी काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एआरटीओ प्रवर्तन, जिनका साफ तौर पे कहना है कि यात्रा करने से पहले उस बस के बारे में जान लें जिसमें आप यात्रा कर रहे हैं, लंबी दूरी आप तय कर रहे हैं। ऐसे में आपको उस बस के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी रखनी चाहिए। एआरटीओ प्रवर्तन लगातार राजधानी के तमाम जगहों पर कार्रवाइयां कर रहा है। आज भी तमाम बसों के ऊपर कार्रवाइयां की गई हैं। आगे कहना है कि आगे भी निरंतर ये कार्रवाइयों का दौर जारी रहेगा ताकि अवैध तरीके से चलने वाली बसों के ऊपर। और चलिए इसी मामले को लेकर हमारे संवाददाता नीलेश चौहान की इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी लखनऊ से लगातार डग्गे मार अवैध तरीके से जो बसें चलाई जा रही थी, आज एआरटीओ लखनऊ का जो प्रवर्तन दल है वो चेकिंग अभियान चला रहा है। मैं इस समय नहरिया चौराहे से थोड़ा आगे मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि शांति ट्रेवल्स की ये बस है जिसको चेकिंग के लिए रोका गया है। देखिए, जो एआरटीओ के साथ जो कर्मचारी मौजूद है वो बस के अंदर गए हैं, पड़ताल कर रहे हैं। उसके अलावा हम बस के अंदर की तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो WHO है, स्वास्थ्य विभाग है, उत्तर प्रदेश सरकार है, लगातार ये दावे कर रही है कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बस के अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए हैं, किसी ने कोरोना की एडवाइजरी का ना तो पालन किया है, ना ही मास्क लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजधानी में जिस तरीके से कोरोना की जो एडवाइजरी है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो चालक महोदय हैं वो खुद कोरोना की एडवाइजरी का पालन नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एआरटीओ लखनऊ ने उन तमाम तथ्यों को देखते हुए आज ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। नहरिया चौराहे के आसपास जो एआरटीओ लखनऊ का प्रवर्तन दल है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं कि चालानी कार्रवाई करने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो भी यहाँ पर पूरी की जा रही है। तमाम एआरटीओ से जुड़े हुए अधिकारी हैं जो मौके पर खुद पहुँचे हुए हैं और बसों का निरीक्षण कर रहे हैं।
हालांकि आम दिनों की अगर बात करें तो शाम के समय होते ही नहरिया चौराहे के पास करीब सैकड़ों बसें पहुंच जाती हैं, लेकिन आज उन बसों की संख्या कम दिखाई दे रही है। देखने वाली बात होगी कि आज जब ये बड़ा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है तो उसके बाद कितना लगाम लगेगा ऐसी डग्गा मार अवैध तरीके से चलने वाली बसों के ऊपर, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं कि कहीं आगरा एक्सप्रेसवे पर, यमुना एक्सप्रेसवे पर हाल ही में बाराबंकी जनपद में जिस तरीके से प्राइवेट बस क्षतिग्रस्त हुई थी, एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उसके बाद अगर हम बात करें पूर्वांचल के तमाम जनपदों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई, जिसके बाद से लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस अभियान को कितना जमीनी स्तर पर लागू हो पाता है, कितना जो अधिकारी हैं उसका पालन करा पाते हैं। तो ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है नहरिया चौराहे पर। प्रवर्तन दल यहाँ पर मौजूद है, बस के कागज चेक किए जा रहे हैं, परमिट चेक किया जा रहा है। उसके अलावा बस के अंदर की अगर हम बात करें तो जितनी भी यात्री वहाँ बस के अंदर बैठे हैं, मौजूद हैं, किसी ने भी कोरोना एडवाइजरी का पालन नहीं किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। एएमयू में शोक पर सियासत शुरू हो गई है। जेएनयू के बाद एएमयू में भी टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी हो गई है। यूनिवर्सिटी में नफरत का जहर घोला जा रहा है। एएमयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने राज्य के सम्मान पर गहरी चोट की है। एएमयू के छात्रों की आवाज में देशद्रोह की बू आती है। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पोस्टर लगाए गए जिसमें कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करने को शर्मनाक बताया गया। कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस का मुख्य आरोपी बताया गया और एएमयू स्टूडेंट्स के नाम पर यह पोस्टर लगाए गए। हालांकि वीसी प्रोफेसर तारिक मंसूर ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया था और इसे कुछ लोगों ने शर्मनाक बताया है। एएमयू में शोक पर भी सियासत शुरू हो गई है। इससे यह लगता है कि जेएनयू के बाद एएमयू में भी टुकड़े टुकड़े गैंग की वापसी हो गई है। यूनिवर्सिटी के फिजा में नफरत का जहर घोला जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग ने प्रदेश के राज्य के सम्मान पर गहरी चोट पहुंचाई है। एएमयू के छात्रों की आवाज में देशद्रोह की बू आ रही है। सवाल वही है कि क्या सरकारी फंड से संचालित यूनिवर्सिटी में अगर पूर्व सीएम के लिए शोक व्यक्त नहीं किया जाएगा तो फिर कहां पर होगा? आखिरकार अलीगढ़ का पुलिस और प्रशासन इस मामले पर कर क्या रहा है? एएमयू में पोस्टर लगाने वाले गुनहगार कौन हैं? कानूनी शिकंजे में अभी तक उन्हें नहीं लाया गया। वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। एएमयू परिसर में जो घटना घटी है वो उसकी हम निंदा करते हैं। किसी राजनेता के बारे में, किसी महापुरुष के बारे में जो लोग अपना जीवन पूरा समाज के लिए समर्पित भाव से लगाते हैं और उनके बाद श्रद्धांजलि समारोह में यदि इस प्रकार की कोई वक्तव्य देता है तो ये काफ़ी दुखद है, इसकी हम निंदा करते हैं। वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर सवालों के घेरे में है। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त करने पर वीसी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। देखिए, कोई पोस्टर लगाता है और कोई किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते कहिए, उन्हें अभूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाते कहिए, श्रद्धेय कल्याण सिंह जी अब इस धराधाम में नहीं रहे, लेकिन उसको लेकर के अगर कोई राजनीति करता है तो सर्वाधिक मैं इसको गलत मानता हूं और इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। और जिसने भी जो इस प्रकार से पोस्टर लगाए हों या किसी ने श्रद्धांजलि दी हो, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल तुष्टिकरण की राजनीति कारण श्रद्धांजलि भी नहीं दिए, लेकिन उनको भगवान सद्बुद्धि दे, बस इतना ही कहूँगा। और एएमयू के इस प्रकरण पर उत्तर प्रदेश में सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने भी न्यूज़ 1 इंडिया से बातचीत की है। हमारे साथ हैं औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना। एएमयू वीसी ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जता दिया और बाकी बहुत सारे लोगों ने भी जताया, लेकिन अब उनका विरोध शुरू हो गया। उन्हीं के कॉलेज में पर्चे लग रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है कि आपने निधन पर शोक क्यों जता दिया। देखिए, कल्याण सिंह का व्यक्तित्व तो बहुत विराट व्यक्तित्व था। किसान माननीय कल्याण सिंह जी कुशल प्रशासक थे और जो भी बात कहते थे डट कर बात कहते थे।
किसी भी व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार का एक विराट व्यक्तित्व जिन्होंने समाज की सेवा करी, सारा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए और समाज के लिए, अपने कुर्सी को भी उन्होंने लात मार दी अपनी उन नीतियों, अपने सिद्धांतों और अपनी विचारधारा के लिए। तो उसमें किसी के द्वारा और उनके प्रति अगर श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है तो उसकी मतलब उसको साधुवाद देना चाहिए, ये उसके मन की बात हो सकती है। हाँ, जो लोग आतंकियों और आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के ऊपर प्रसन्न होते हैं, जिनकी मंशा तालिबानी होती है, वो इस प्रकार का अगर कोई काम करते भी हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन कल्याण सिंह जी का विराट व्यक्तित्व इन सब बातों से बहुत ऊपर है। बिल्कुल, ये हैं उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आता चला जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल का अपना काम नहीं गिना पा रही है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए, जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए नफरत की राजनीति कर रही है। कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं। मतलब समाज को एक देखना ही नहीं चाहती भारतीय जनता पार्टी। किसी भी कीमत पे उसे सत्ता चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का इस मसले पर क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की मृत्यु को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक तमाशा बनाने की कोशिश की है, उसका भी विरोध होना चाहिए। और जो इस मृत्यु पर इतर राजनीति कर रहे हैं, उसका भी विरोध होना चाहिए। किसी को भी श्रद्धांजलि देने पर विरोध करना, ये कहां का न्याय है? कहां का समाज में कौन सा समाज कहता है? ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी। बसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वाराणसी के दौरे पर है। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर से हमारे संवाददाता आकाश यादव ने बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और अगर सरकार बनती है तो बिजली बिल को माफ किया जाएगा। तो बसपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं बात करने के लिए। ओम प्रकाश जी, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए, 2022 में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में भागीदारी संकल्प मोर्चा जनता के दिलों पर कैसे राज करेगी? हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाकर 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी में रहने वाले गरीब वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को हम लोग वोट देंगे। बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं। आप भी बताइए, अगर हम बिजली का सरकार बन जाए, बिजली का बिल आप नहीं माफ कराना चाहेंगे? तो घरेलू बिजली का बिल माफ करेंगे। 5 साल गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे। एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा प्रदेश में लागू करने का हम लोग मन बनाए हैं। सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको सरकार बनते ही घोषणा होगी। सबको एक समान जिसका जो हिस्सा है उसको सबको देने की व्यवस्था होगी और प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करेंगे। पिछड़े वर्ग की बात आप भी करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात बीजेपी भी करती है। जनता किसके पास जाए? कहाँ बीजेपी करती है? बीजेपी अगर पिछड़ों की बात करती तो 2 अक्टूबर 2017 को रोहिणी आयोग का गठन किया, 12 हफ्ते का टाइम दिया और आप जोड़ डालिए, आज 2021 हो गया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ 4 साल से मोर्चा खोले हैं, ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के घर पर जाकर चाय पार्टी कर रहे हैं। कड़वा कड़वा सच, मीठा मीठा झूठ झूठ, कैसे चलेगा? ये शिष्टाचार मुलाकात है। आपसे भी झगड़ा अगर हमारा है, पॉलिटिकल है ना, लेकिन हमारा आपका संबंध अगर है तो हम आपके यहाँ चाय पिएंगे, लेकिन बाहर निकल करके झगड़ा हमारा आपका होगा? हम तो उसमें जांच के हैं। चाय पिलाइए, पिएंगे। हमारा उनका संबंध 4 बार जा चुके, 1-2 बार नहीं 4 बार जा चुके। आपकी लड़ाई किससे है, बीजेपी से या आरएसएस से? कोई से लड़ाई, हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के सामने कोई टिक ही नहीं पा रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनका कहना है कि बरसात जब आता है तो बरसाती मेढक बनारस में आ जाते हैं, पूरे प्रदेश में आ जाते हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव है, नई नई पार्टियां बन रही है, क्या बरसाती मेढक से तुलना की जा रही है? भाई देखिए, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है समझ रहे हैं ना? हमने सुना है एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। यही भाजपा में मेढक काम कर रहे हैं ये अगर मर्द होते तो भारतीय जनता पार्टी को लात मार के निकल गए होते पूरे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।